हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि इनकम टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिससे कि बीकॉम में क्वेश्चन आना लगभग तय ही होता है, और यह इनकम टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ सबसे बड़ा चैप्टर भी है। तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सैलरी का जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम उसमें सैलरी में किन किन हेड को ऐड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सैलरी या वेजेस को ऐड करते हैं। ये सैलरी या वेजेस मीन्स होता है बेसिक सैलरी, जो कि हमको जब किसी के हम काम करते हैं तो जो सैलरी पे हमको रखा जाता है वह बेसिक सैलरी कहलाता है। एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी भी इसी में जोड़ी जाती है। अगर हम एडवांस सैलरी को किसी गत वर्ष में टैक्सेबल कर देते हैं तो जब वह अगले वर्ष हमको प्राप्त होता है तो उस गत वर्ष में उस सैलरी को टैक्सेबल नहीं किया जाता। एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी को गत वर्ष में हम तभी दिखाते हैं जबकि यह जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उस वित्तीय वर्ष में उसे हम टैक्सेबल न किया गया हो। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता के संबंध में प्रश्न में दो चीजें बोलती हैं कि यह सेवा के शर्तों के अधीन है या नहीं है। तो डियरनेस अलाउंस तो हमेशा हम यहाँ पे जोड़ेंगे, चाहे वो सेवा की शर्तों के अधीन हो या न हो। आगे हम बताएंगे कि जब सेवा की शर्तों के अधीन होता है तो हम उसे कैलकुलेशन में भी ऐड करते हैं। डियरनेस पे, जब डियरनेस अलाउंस के भाग को हम वेतन में बदल देते हैं तो उसे डियरनेस पे कहा जाता है। बोनस, फीस, कमीशन, इन सब चीज़ों को भी हम सैलरी में ऐड करते हैं। अलाउंस, अलाउंस क्या होता है तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अधिकतर हमने ये देखा है और सुना भी है कि टीए मिला है, डीए मिला है। तो ये सब क्या होता है हम बता दें कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कुछ सुविधाओं के लिए नगद भुगतान करता है तो जिस सुविधा के लिए जितनी राशि भुगतान की जाती है वह अलाउंस के नाम से जानी जाती है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स मीन्स यह होता है कि अभी हमने ऊपर सुविधाओं का बात किया था, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सुविधाओं के बदले नगद राशि न देकर सुविधा ही प्रदान कर देता है, सुविधाओं के लिए नगद राशि न देकर सुविधा ही प्रदान कर देता है तो वह परक्यूजिट्स कहलाता है। और परक्यूजिट्स भी हमारे जो इसमें टैक्सेबल होंगे वही यहाँ पे जाएंगे। अभी आगे हम अलाउंस और परक्यूजिट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और एडिशनल टू सैलरी या वेजेस। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में पेमेंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन। तो इसके बारे में हम बता दें कि जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है, अपने यहाँ एक एम्प्लॉई को रखा, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि बिजनेस में बहुत डाउन आ जाते हैं, यानी बिजनेस उसका बहुत ही डाउनवर्ड चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसके बिजनेस का इनकम कम हो जाता है तो पहले जिस एम्प्लॉई को वो ज़्यादा सैलरी में रखा था, हो सकता है कि उस एम्प्लॉई को या तो हम क्या कहिए कि उसकी सैलरी कम कर दे, उसकी सैलरी को कम कर दे, उसके एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो जाए तो उस कंडीशन में जो कंपनसेशन मिलेगा हमको वो भी क्या होगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। एनी पेमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा प्राप्त होता है हमें, जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट होता है, तो वो टैक्सेबल होता है। एनी पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोनस सहित जो पैसा मिलता है वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है। एनी पेमेंट रिसीव्ड प्रायर और आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कोई भी पेमेंट जो नौकरी करने के पहले या नौकरी छोड़ने के बाद अगर एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ
सैलरी के हेड में जाता है। अगला पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अर्न लीव ड्यूरेशन सर्विस पीरियड। तो सर्विस पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को छुट्टियां देता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइयों को क्या करता है, छुट्टियां देता है कि साल भर में हम तुमको 60 दिन की 45 दिन की छुट्टी देंगे। लेकिन हम ध्यान देना ये है कि गवर्नमेंट हमको केवल एक साल के लिए 30 दिन की छुट्टी ही ग्रांटेड करता है, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से एक साल के लिए 30 दिन यानी एक महीने की छुट्टी ही मान्य है। अगर कोई एम्प्लाई जो कि अपने छुट्टियों को बचा लेता है और उस छुट्टी का पैसा सर्विस पीरियड के दौरान पाता है तो वो अमाउंट फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन यही पैसा अगर वो रिटायरमेंट होने के बाद लेता है तो हम उसके कैलकुलेशन से अमाउंट निकालते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर का जो आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, अगर वह 12% से ज़्यादा है तो 12% से अधिक वाली राशि यहीं पे टैक्सेबल सैलरी में होगी। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के जमा पे जो ब्याज हमको मिलता है, अगर वह 9.5% से ज़्यादा है तो 9.5% से जितना ज़्यादा वाला अमाउंट होगा, यानी कि 9.5% से जो अधिक होगा वही अधिक की राशि को टैक्सेबल किया जाएगा। अब रिटायरमेंट, ये तो था अभी तक हमारा कि सर्विस पीरियड के दौरान जो हम इनकम पाते हैं उसके लिए। अब सर्विस पीरियड यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद जो हम पाएंगे उस पर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के रिटायरमेंट होने के बाद अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो पैसा हमको मिलता है उसमें एम्प्लॉई का जो शेयर होता है और एम्प्लॉई के शेयर पे जो इंटरेस्ट होता है वो तो कर मुक्त होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाले हिस्से पे जो ब्याज मिला होगा वो दोनों टैक्सेबल होते हैं। टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का भी टैक्सेबल पार्ट हमें यहाँ पे निकाला जाता है। ग्रेच्युटी में रिटायरमेंट होने के बाद ही मिलती है, तो कैलकुलेशन से हम उसका टैक्सेबल पार्ट निकालेंगे और फिर उसका हम यहाँ पे टैक्सेबल पार्ट को शो कर देंगे। टैक्सेबल पार्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अभी अर्न लीव के ऊपर हम बात किए थे कि जो छुट्टियां बचा लेता है एम्प्लाई, उसका पैसा अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिलता है तब तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। लेकिन अगर वही पैसा जो एम्प्लाई है वो रिटायरमेंट होने पे लेता है तो हम कैलकुलेशन से टैक्सेबल पार्ट निकालते हैं और उसी टैक्सेबल पार्ट को यहाँ पे शो किया जाता है। टैक्सेबल पार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट कंपनसेशन, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति का जो पैसा हमको मिलता है वो पैसा का टैक्सेबल पार्ट कैलकुलेशन से निकाल के उस टैक्सेबल पार्ट को यहाँ पे शो करते हैं। इसके बाद टैक्सेबल पार्ट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर जो हमें कंपनसेशन मिलता है, क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है, उसका भी टैक्सेबल पार्ट निकाल कर यहाँ पे दिखाया जाता है। पेंशन, मंथली पेंशन जो होता है वो तो टैक्सेबल है, प्लस टैक्सेबल पार्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, तो यानी पेंशन का मंथली पेंशन भी टैक्सेबल होता है जो कि हमें पर मंथ मिलता है। अगर उस मंथली पेंशन के कुछ भाग को हम बेच देते हैं, यानी जितने भाग को हम बेच देंगे उतने भाग का को घटाकर जो शेष मंथली पेंशन बचेगा वही हमें भविष्य में प्राप्त होगा। तो जितने भाग के पेंशन को हम बेचते हैं उससे जो अमाउंट मिलता है वो हमारा कम्यूटेड पेंशन होता है और उसके टैक्सेबल पार्ट को निकालकर हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें से हमें छूट मिलता है, सबसे पहला छूट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 50,000 रुपये है, यहाँ गलती से 5 लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 50,000 रुपये है। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस मैक्सिमम 5,000 रुपये का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को केवल मिलता है। और प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये हमें 2500 रुपये तक मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये 2500 रुपये तक मिलता है। इसके बाद इनको घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वही हमारी टैक्सेबल सैलरी होती है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है
कि सैलरी में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो हमने सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है अलाउंस और परक्यूजिट्स। अलाउंस और परक्यूजिट्स को पढ़ते ही फिर हम ये समझ जाएंगे कि अलाउंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से अलाउंस कर मुक्त होते हैं, कौन कौन से कर योग्य होते हैं और कौन कौन से आंशिक कर योग्य अलाउंस होते हैं। ऐसे ही हम परक्यूजिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। आते हैं हम अलाउंस की ओर। अलाउंस को हिंदी में भत्ता कहा जाता है। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जो नगद मासिक भुगतान किया जाता है वे भत्ते कहलाते हैं। भत्ते 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। पहला क्या है, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुली टैक्सेबल अलाउंस, यानी कि ये भत्ते जितनी राशि मिलेगी वह संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। आंशिक कर मुक्त भत्ते, यानी जितनी राशि इन भत्तों के लिए हमको मिलेगी उसका कुछ भाग कर मुक्त होगा और कुछ भाग क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसका टैक्सेबल पार्ट हम निकाल के सैलरी में जोड़ते हैं। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस, यानी ये अलाउंस जो मिलेंगे हमको, इसको हमें टैक्सेबल, इसमें कुछ भी नहीं होता और इसको हमें सैलरी निकालते समय जोड़ना नहीं जाता। अब देखते हैं कि पूर्णतः कर योग्य भत्ते कौन कौन से हैं और पूर्णतः कर मुक्त भत्ते कौन कौन से हैं। तो पूर्णतः कर योग्य भत्ते में हम चलते हैं। तो पूर्णतः कर योग्य भत्ते यानी इन सब का नाम हमको याद कर लेना है। जितनी भी अमाउंट हमको इनसे मिलेगी वो सब की सब सैलरी का टैक्सेबल निकालते समय ऐड होगी। तो सबसे पहले आता है महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, चिकित्सा भत्ता मेडिकल अलाउंस, टिफिन भत्ता टिफिन अलाउंस, नौकर भत्ता सर्वेंट अलाउंस, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, पर्वतीय भत्ता, वार्डन भत्ता या प्रॉक्टर भत्ता, डेपुटेशन भत्ता, अतिरिक्त समय का भत्ता, विवाह भत्ता, ग्रामीण भत्ता, कुत्ता भत्ता और भी बहुत से ऐसे भत्ते हैं जो पूर्णतः कर योग्य होते हैं। मगर ये इंपॉर्टेंट भत्तों का यहाँ पे लिस्ट बना दिया गया है। इसके बाद पूर्णतः कर मुक्त भत्तों का नाम हमको याद कर लेना है। ये भत्ते जब भी मिलेंगे हमको इन्हें इग्नोर कर देना है क्योंकि ये टैक्सेबल सैलरी निकालते समय जोड़े नहीं जाते। तो पहला इसमें विदेशी भत्ता है, दूसरा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता मिलता है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता और तीसरा होटल बोर्डिंग एवं आवास के लिए प्रतिदिन भत्ता। ये भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, इन्हें हमें टैक्सेबल सैलरी निकालते समय नहीं जोड़े जाते। तो पूर्णतः कर योग्य भत्ते और पूर्णतः कर मुक्त भत्तों का हमें केवल नाम याद कर लेना है क्योंकि पूर्णतः कर योग्य भत्ते जितनी राशि प्राप्त हुई है टैक्सेबल सैलरी निकालते समय पूरी जोड़ ली जाएगी और पूर्णतः कर मुक्त भत्ते से जो राशि हमें प्राप्त हुई है उसे हमें टैक्सेबल सैलरी निकालते समय नहीं जोड़ना है। तो इन दोनों का केवल नाम याद करना होगा हमको। जो टिपिकल पॉइंट है वो आंशिक कर मुक्त भत्ते हैं कि जिनमें हमें कैलकुलेशन के द्वारा ये निकालना पड़ता है कि कितना भाग कर मुक्त है। तो जब हम टैक्स फ्री अमाउंट को निकाल लेंगे तो हम अमाउंट रिसिप्ड में से टैक्स फ्री को घटा के टैक्सेबल निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आंशिक कर मुक्त भत्ते कौन से भत्ते होते हैं और हम उन्हें कैसे कैलकुलेशन के द्वारा टैक्सेबल पार्ट को निकालते हैं। आंशिक कर मुक्त भत्तों में सबसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को मकान के लिए एक भत्ता देता है जिसको मकान किराया भत्ता कहते हैं, उसको शॉर्टकट में HRA भी कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। जब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसका कैलकुलेशन कितने तरह से होता है ये देखिए। तो उसमें पहला कंडीशन है व्हेन एम्प्लॉय इज लिविंग इन रेंटेड हाउस। जब एम्प्लॉय किसी ऐसे मकान में रहता है कि जिसका किराया उसको भुगतान करना होता है तो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, विच ईवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग विल बी टैक्स फ्री। जो निम्न में सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। क्या है, पहला एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो हमें वास्तव में प्राप्त राशि है उसको लिखेंगे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड जो किराए की अवधि में रहे हुए मकान का जो किराया दिया गया है हमने, तो वो किराया यहाँ पे लिखेंगे और उसमें वेतन का, उसी अवधि के वेतन का 10% घटा देंगे, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे जाएगा। फिर 50% और 40% ऑफ सैलरी हम निकाल के यहाँ लिखेंगे। टैक्स फ्री
जो तीनों में सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री, और एक्चुअल एचआरए रिसिप्ड जो वास्तव में पैसा मिला है उसमें से ये टैक्स फ्री वाले अमाउंट को घटा देंगे तो टैक्सेबल हमारे पास एचआरए आ जाएगा। और हमें ये देखना है कि 50 कब लगेगा, 40 कब लगेगा, और सैलरी में किन चीज़ों को ऐड करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि सैलरी में हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं। तो एचआरए में जब हम सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी ऐड की जाती है, एडिशनल सैलरी ऐड की जाती है, डियरनेस पे ऐड किया जाता है, डियरनेस अलावेंस, इफ के आगे देखिए, ये इफ में क्या मतलब होता है कि यदि सेवा की शर्तों के अधीन डियरनेस अलावेंस मिल रहा है या अवकाश संबंधी सुविधाओं का मूल्यांकन करते समय जोड़ा जाता है तो डियरनेस अलावेंस को यहाँ पे लिखेंगे। प्लस कमीशन ऑन सेल एट फिक्स परसेंटेज, यानी बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन, ये चीजें जोड़ी जाती हैं। तो क्या जोड़ेंगे हम, बेसिक सैलरी, एडिशनल सैलरी, डियरनेस पे जोड़ेंगे, डियरनेस अलावेंस जोड़ेंगे यदि सेवा की शर्तों के अधीन है, और कमीशन ऑन सेल एट फिक्स परसेंटेज यानी बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन को जोड़ेंगे। तो हमने ये देख लिया कि सैलरी में क्या जोड़ेंगे, क्योंकि सैलरी का 10% यहाँ निकालना है और 40 या 50 यहाँ निकालना है। तो 40 कब निकलेगा और 50 कब निकलेगा, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 50% ऑफ सैलरी निकलेगा किसके लिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए, और 40% ऑफ सैलरी निकाला जाएगा रेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो बचे हुए शहर हैं उनके लिए। तो अभी हमने पहला कंडीशन ये देखा था कि जब एचआरए, जब जो हमारा एम्प्लॉई है ऐसे मकान में रह रहा था कि जो कि किराए पर लिया था उसने, यानी ऐसे मकान में रहता था जिसका कि किराया उसे देना पड़ता था। अब एम्प्लॉई ऐसे मकान में रह रहा है कि जिसका किराया उसको नहीं देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, व्हेन एम्प्लॉई इज लिविंग इन रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस का मतलब कि किराए से मुक्त मकान में रहता है, यानी वह अपने मकान में रहेगा या किसी अपने रिलेटिव के मकान में या अपने किसी सगे संबंधी या मित्र के ऐसे मकान में है कि जिस मकान में रहने के लिए उसे किराया नहीं देना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फुली अमाउंट ऑफ एचआरए इज टैक्सेबल, यानी एचआरए हाउस रेंट अलावेंस का जो भी अमाउंट हमको मिला है वह पूर्णतः कर योग्य होगा। अब आते हैं हम कि आंशिक कर मुक्त भत्ते में जो दूसरा पॉइंट है वो इंटरटेनमेंट अलावेंस का है, जो कहते हैं मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ते से प्राप्त संपूर्ण राशि बिना व्यय को ध्यान दिए कर योग्य होती है। यानी मनोरंजन व्यय क्या मिलता है, ये मिलता है ग्राहकों के स्वागत सत्कार के लिए। अगर ग्राहक आपके पास आते हैं तो चाय, नाश्ता, समोसा जो भी आप खिलाएंगे उसके लिए मनोरंजन भत्ते का राशि मिलता है। और यह राशि बिना व्यय को ध्यान में दिए, यानी चाहे तो आप पूरी राशि को बचा लें या तो आप पूरी राशि को खर्च कर दिए हों, फिर भी यह राशि सैलरी में जोड़ ली जाती है। इसीलिए लिखा गया है कि संपूर्ण राशि बिना व्यय को ध्यान दिए कर योग्य होती है। यानी अगर किसी एम्प्लाई को 5,000 मनोरंजन भत्ते का मिला और वह सारी राशि अपने ग्राहकों के स्वागत सत्कार में खर्च कर देता है, तो भी ये 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से साल भर की जो राशि आएगी वह राशि उसकी सैलरी में जोड़ ली जाएगी। और इसके बाद देखो, चाहे करदाता सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी, दोनों के लिए ये जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी के बारे में इसलिए यहाँ दे दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते का छूट मिलता है, जैसा कि अभी आपको हमने प्रोफार्मा में पढ़ाया था, इंटरटेनमेंट अलावेंस का इसको छूट मिलता है। सरकारी कर्मचारी को गणना के आधार पर मनोरंजन भत्ते का छूट मिलता है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये हम आपको आगे दिखाएंगे। आंशिक कर मुक्त भत्ते में जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते। अब कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए जो विशेष भत्ते होते हैं वह दो तरह के होते हैं। पहला कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते और दूसरा व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते। तो पहला हम देखते हैं कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते में क्या क्या मिलता है हमको। ट्रेवलिंग अलावेंस यानी यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलावेंस यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, कन्वेंस अलावेंस यानी सवारी भत्ता, हेल्पर अलावेंस सहायक भत्ता, एकेडमिक अलावेंस विद्योपार्जन भत्ता, यूनिफॉर्म अलावेंस वर्दी भत्ता। इसका टैक्सेबल पार्ट हम कैसे निकालते हैं, तो लिखा हुआ है टैक्सेबल अलावेंस इज इक्वल टू एक्चुअल अलावेंस रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस, यानी इतने चीज़ों के लिए जो पैसा हमको मिला है वो पैसा हो गया एक्चुअल अलावेंस रिसीव्ड माइनस इन चीज़ों पे जो पैसा हमने खर्च किया है वो घटा देंगे तो हमारा टैक्सेबल अलावेंस आ जाएगा, जो कि सैलरी
का कैलकुलेशन करते समय जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों के लिए वास्तव में प्राप्त राशि और इन मदों पर की गई खर्च को, तो प्राप्त राशि में से खर्च को घटा देंगे तो टैक्सेबल अलाउंस आ जाएगा। व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता, इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसमें है, जो मेरा पहला है वो है ट्रिबल एरिया अलाउंस, जनजातीय क्षेत्र भत्ता। यह छूट 200 रुपया प्रति माह की दर से मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्वीकृत है। जो जनजातीय क्षेत्र भत्ता होता है वह केवल इतने जगहों पे मिलता है, इसके अलावा किसी और जगह के लिए स्वीकृत नहीं है। जितने यहाँ पे राज्य का हमने नाम पढ़ा है उस राज्य में 200 रुपये प्रति माह की दर तक कर मुक्त होता है। उससे ऊपर का जो अलाउंस होगा वह टैक्सेबल हो जाएगा। परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता। परिवहन कर्मचारी मतलब कि जो ट्रक चलाते हैं, जो रेल गाड़ी चलाते हैं, जो बस चलाते हैं, तो उनको एक विशेष भत्ता दिया जाता है, जिनको कि परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता जो दिया जाता है वो इसी कैटेगरी में आता है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? विच ईवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग विल बी टैक्स फ्री। जो सबसे कम होगा इसमें वही टैक्स फ्री होगा। पहला है कि 70% ऑफ अलाउंस, जो अलाउंस हमको प्राप्त हुआ है उसका 70% यहाँ पे लिखेंगे, और 10,000 पर मंथ और 10,000 रुपये महीने के हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में जो कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर हम टैक्सेबल निकालेंगे। टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, जो वास्तव में हमको प्राप्त हुआ है भत्ता, उसमें से टैक्स फ्री जो हमने ये वाला निकाला हुआ है उसको घटा देंगे तो टैक्सेबल आ जाएगा। यही टैक्सेबल पार्ट सैलरी के कैलकुलेशन करते समय जोड़ा जाएगा। इसी में जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो बच्चों की शिक्षा का भत्ता है। बच्चों की शिक्षा यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एम्प्लॉयर अलाउंस देता है वो एजुकेशन अलाउंस होता है, और 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक छूट होता है। यानी कि 100 रुपये के हिसाब से 2 बच्चों का यानी 200 रुपये प्रति माह तक का छूट मिलेगा। अगर 3 बच्चे हैं तो उसके लिए क्या होता है, 2 बच्चों तक का टैक्स फ्री होगा 100 रुपये के हिसाब से, और तीसरे बच्चे का बिना 100 रुपये घटाए पूरा टैक्सेबल निकाला जाएगा। छात्रावास भत्ता 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। यानी कि तीसरे बच्चे का अगर 3 बच्चों का मिल रहा है तो तीसरा बच्चे का पूरा टैक्सेबल होगा, और 2 बच्चों के जो अलाउंस मिल रहे हैं उसमें से अगर 300 रुपये से अधिक हैं तो 300 रुपया घटाकर जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, जबकि तीसरे बच्चे का फुली टैक्सेबल होगा। यातायात भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यदि कर्मचारी अंधा है अथवा गूंगा एवं बहरा है अथवा लंगड़ा लूला है अथवा अस्थि रोग से पीड़ित होने के कारण विकलांग है तो उसे यह भत्ता 32 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। यह भत्ता कर्मचारी को उसके निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने के लिए दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें निःशक्त व्यक्तियों को ही मिलता है, निःशक्त व्यक्तियों को मिलता है, और 3200 रुपये तक वह क्या होता है, कर मुक्त होता है। और क्यों मिलता है? वो निवास स्थान से, कर्मचारी के निवास स्थान से उसके ऑफिस तक आने जाने के लिए ये दिया जाता है। भूमिगत भत्ता अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करते हैं। यह भत्ता खदान में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाती है, जो 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होती है। खदान जैसे कोयले का खदान, ये सब जो जमीन के नीचे काम करते हैं, विषम परिस्थिति वाले जलवायु में काम करते हैं, तो उन लोगों को ये भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने भत्तों के बारे में पढ़ा कि कौन से भत्ते पूर्णतः कर मुक्त हैं, कौन से भत्ते आंशिक कर मुक्त हैं, और कौन से भत्ते पूर्णतः कर योग्य हैं। हमने तीनों भत्तों के बारे में पढ़ लिया, और सैलरी में किन किन चीज़ों को जोड़ा जाता है उनके बारे में पढ़ा कि टैक्सेबल सैलरी निकालते समय हम किन किन मदों को जोड़ते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग परक्यूजिट्स के यानी अनुलाभ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।